ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ के एमसीक्यूज केमिस्ट्री के, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म और ख़ास तौर से नेज़ारोव, कार्टियस, रीअरेंजमेंट, सिमन स्मिथ एट्सेट्रा जो रिएक्शंस हैं उनके इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ एमसीक्यूज को हम आज देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि क्वेश्चंस को शुरू करें, आइए जान लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस, रिवाइज कर लेते हैं उन जानकारियों को जिनकी सहायता से हम आज के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हमारे पास है AIBN का, जो है जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक एजो कंपाउंड है और हीट या लाइट में वो फ्री रेडिकल्स देता है। ये है एजोबिस आइसोब्यूटायरो नाइट्राइल, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है AIBN। दूसरा है कि जो टिन हाइड्राइड है हमारे पास, जो ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, यहाँ एक एग्जांपल है इसका। इस ऑर्गेनोटिन हाइड्राइड का कंपाउंड, इसका काम है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और यह क्योंकि इसके पास रिलेटिवली वीक नॉन आयोनिक बॉन्ड बिटवीन टिन एंड हाइड्रोजन, ये टिन और हाइड्रोजन के बीच में थोड़ा सा वीक बॉन्ड है, तो ये आराम से क्लीव हो जाता है। और ये जो हाइड्रोजन रेडिकल आता है वह एल्काइल रेडिकल के साथ मिलकर उसको रिड्यूस कर देता है। तो ये दोनों रिएजेंट्स के बारे में हमने जाना, AIBN और टिन हाइड्राइड, जो ऑर्गेनो टिन हाइड्राइड है उसके बारे में। इसके अलावा आइए जानते हैं नेज़ारोव रिएक्शन के बारे में। नेज़ारोव रिएक्शन की खासियत ये है कि यह है डाईविनाइल कीटोन्स, डाईविनाइल कीटोन का किसी भी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड या ब्रॉन्स्टेड एसिड के प्रेजेंस में इसमें से साइक्लोपेंटिनोन बनता है साइक्लाइजेशन रिएक्शन के साथ। ये रिएक्शन कई बार लाइट के प्रेजेंस में भी होती है। नेज़ारोव रिएक्शन से में अगर एल्कीन का एक डबल बॉन्ड आता है और वो वाला डबल बॉन्ड जो होगा हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन के दिशा में बनेगा। यानी अगर सब्स्टिट्यूटेड सबस्ट्रेट्स हैं, प्रतिस्थापित लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये भी डाईविनाइल कीटोन है और इसमें इस साइड में ज़्यादा सबस्ट्रेट लगे हुए हैं, तो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होगा वो उस तरफ ही बनेगा ताकि जो एल्कीन बने उसमें प्रतिस्थापित अधिक जुड़े हुए हों। थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। ये रहा डाइविनाइल कीटोन, इसका प्रोटोनेशन हुआ और ये OH के रूप में यहाँ पर चेंज हो जाता है और उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। आप देख सकते हैं इतने सारे रेजोनेटिंग फॉर्म्स इसके बनते हैं। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ से और जो प्लस चार्ज है यहाँ पर इस कार्बन पर आ गया है और ये डबल बॉन्ड जो है वो डिस्प्लेस हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ हो गया है। और साथ ही आप ये देख रहे हैं कि क्योंकि ऑक्सीजन ने के ऊपर डबल बॉन्ड और H था तो प्लस चार्ज था, और इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने के बाद वो सिंगल बॉन्ड OH में चेंज हो गया है, उसके ऊपर जो प्लस चार्ज था वो भी हट गया है। वो प्लस चार्ज जो है वो यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया है और इस तरह से सारे रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं इस इंटरमीडिएट के। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वाले इंटरमीडिएट को यहाँ लिया गया है और इसी में से साइक्लाइजेशन को दिखाया गया है। पाई बॉन्ड शिफ्टिंग यहाँ पर हुई है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, जिससे एक प्लस चार्ज जो है इस वाले कार्बन पर, जहाँ पर पहले ये डबल बॉन्ड था वहाँ पर आके अब एक प्लस चार्ज आ गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन का लॉस हुआ है और जिसकी वजह से एक नया डबल बॉन्ड यहाँ पर बना है। और फिर प्रोटोनेशन के द्वारा OH प्लस यहाँ पर डबल बॉन्ड OH प्लस बना है और फिर जो प्रोटॉन लूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड और ये कीटोन इनोन हमको एज अ प्रोडक्ट, साइक्लोइनोन एज अ प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी और इसी के साथ जो लास्ट जो लाइन है इसमें आप देख सकते हैं कि एक बार यहाँ से इन्होंने शिफ्ट होकर जो है बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है। इन द सेम वे इसका दूसरे रेजोनेटिंग जो ये वाला स्ट्रक्चर है इससे बनने वाला, और उससे आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड पहले वाले केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड रहा है और दूसरे केस में इधर की तरफ डबल बॉन्ड है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि एक ही इंटरमीडिएट से हम
दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो सकते हैं, दोनों तरफ ही बस बन सकते हैं डबल बॉन्ड्स, लेकिन जो इनोन बनेगा वह उस तरफ बनेगा जहाँ पर प्रतिस्थापितों की संख्या एल्कीन डबल बॉन्ड पर ज़्यादा है। और ये तब होगा जब दोनों साइड में दोनों इनोन्स में जो विनाइल कीटोन्स हैं उनके दोनों साइड में सब प्रतिस्थापित एक दूसरे से अगर अलग हों तो डबल बॉन्ड वहाँ बनेगा जहाँ सब्स्टिट्यूशन अधिक होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ है कि अगर लाइट के प्रेजेंस में हुआ तो जो नेज़रॉफ रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन ऑफ डाइनाइल कैटाइन है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड और डाइनाइल कैटाइन है ये, तो उसका हम लाइट की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन फिनिश हो सकती है और हीट के प्रेजेंस में भी हो सकती है। लाइट में डिसरोटेटरी होगी और हीट के प्रेजेंस में ये थर्मल रिएक्शन जो होगी वो कॉन्ड्रोटेटरी होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए है, हमारे स्क्रीन पे है और देख रहे हैं कि ये 4 हमको रिएक्शंस दिए हुए हैं और उनके लिए मैच करने के लिए ये 4 नेम उन रिएक्शंस के हमारे पास दिए हुए हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है उसको जैसे ही हम देखते हैं और लाइट के प्रेजेंस में हम इसको देख रहे हैं और अभी अभी हमने इसको किया है, तो ये इनोन्स हैं और ये डाइनोन्स हैं, दोनों डबल बॉन्ड है, दैट इज़ ये सीधे सीधे हमको पता पड़ रहा है। ये देखिए रिंग फॉर्मेशन भी हुई है, तो हम जानते हैं कि P जो है वो 2 होना चाहिए। तो इन सारे ऑप्शंस को देखें कहाँ पर P2 है, P यहाँ पर 4 है तो इसको क्रॉस कर दिया, P2 है ये हो सकता है, यहाँ P4 है ये क्रॉस कर दिया, यहाँ पर P2 है ये हो सकता है। जैसे कि MCQ सॉल्व जब हम करते हैं तो सबसे पहले जो नेगेटिव होते हैं उनको क्रॉस आउट कर देना चाहिए और कैंसलेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ही आंसर तक जल्दी पहुंच सकेंगे। जो नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास दी हुई है, देखिए रिएजेंट्स को अगर हम देखें ध्यान से तो देखेंगे यहाँ पर AIBN दिया हुआ है और एजो कंपाउंड है, हमें मालूम है कि रेडिकल्स इसमें बनते हैं, फ्री रेडिकल्स इसमें बनते हैं। इसके अलावा यहाँ टिन हाइड्राइड दिया हुआ है जो भी के रेडिकल के माध्यम से ही रिडक्शन करता है। तो जैसे ही हमने इसको देखा तो हमको इसमें से ऑप्शन जो पता पड़ता है दैट इज़ एस जो है वो नंबर 3 के साथ मैच करेगा, दैट इज़ रेडिकल साइक्लाइजेशन। तो हमारे पास जो ये दोनों ऑप्शन है उसमें से एस में 3 किसके पास है, ये देखिए एस में 3 है और यहाँ S4 है, S4 है तो दिस कैंसल्स आउट, तो हमारा आंसर है ऑप्शन 2। लेकिन इसके साथ ही हमको जो बाकी रिएक्शंस हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये जो Q है वो देखिए जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है और हम देख भी रहे हैं, ये बेस के प्रेजेंस में ये I2 दैट इज़ आयोडीन से यहाँ पर डबल बॉन्ड में एडिशन होगी और उसके बाद इसका साइक्लाइजेशन होगा। तो हेलोजन की वजह से साइक्लाइजेशन हो रहा है तो हेलोसाइक्लाइजेशन होगा और ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। तो हम इनके बारे में आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला रिएक्शन था नेज़रॉफ रिएक्शन, एसिड कैटलाइज था, इसका मैकेनिज्म हमने पहले देखा हुआ था। फिर भी इसको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ, पहले OH और उसका प्रोटॉन ट्रांसफ़र एंड नेज़रॉफ साइक्लाइजेशन से हमको ये इनऑल मिला, इनऑल से इसका टॉटोमराइजेशन हुआ और हमको इस तरह का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन नेज़रॉफ रिएक्शन या नेज़रॉफ साइक्लाइजेशन की वजह से प्राप्त हुआ। दूसरा हमारे पास इस तरह से अनसैचुरेटेड अल्कोहल है और आयोडीन है, डबल बॉन्ड पर आयोडीन का एडिशन हुआ अबव द प्लेन और अबव द प्लेन होते ही उसके बाद बेस के प्रेजेंस में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर H है वो निकल जाएगा और O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस रिंग पर जहाँ पर ये 3 मेंबर रिंग है और आयोडीनियम आयन बना हुआ है और बैक साइड से अटैक हो रहा है और ये आप देख सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड कार्बन और आयोडीन के बीच का टूट जाएगा और आयोडीन यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो नीचे की तरफ से जो है अटैक करेगा। 5 मेंबर रिंग बना है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 1 2
3, 4 और 5। तो ये 5 सदस्यीय वलय या 5 मेंबर रिंग यहाँ पर बना है। ईटी में कोई चेंज नहीं आया है, आयोडीन अलग होकर यहाँ पर आ गया है। सो दिस वाज आयोडीन आयोडोसाइक्लाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और 7 मेंबर्ड इस तरह का रिंग था, और कीटो रिंग था, और अनसैचुरेटेड कीटोन था इसमें। और लाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि प्रोटॉन है तो जाहिर सी बात है कि डबल बॉन्ड ओ पे उसका आक्रमण होगा, डबल बॉन्ड ओ एच बनेगा, देन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, और हम देखेंगे कि जो प्लस चार्ज है वो कार्बन के ऊपर आ गया है। और देन देर विल बी लॉस ऑफ प्रोटोन से, क्योंकि यहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन है, लॉस ऑफ प्रोटोन हुआ क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, और कार्बन जो है वो जो प्लस चार्ज है उसका वो नेगेट हो जाता है, और H माइनस जो है निकल के सिस्टम से बाहर आ जाता है। लाइट के प्रेजेंस में आप देख सकते हैं कि आप इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन आराम से हो सकती है, और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, और ये जो पाई बॉन्ड है वो उनके इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ शिफ्ट हो गए, और ये पाई बॉन्ड टूट गया, और ये वाला पाई बॉन्ड टूट गया और वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है इन दोनों के बीच में, जो कि यहाँ पर हम एक 3 मेंबर रिंग बना है जिसपे ये दोनों एल्काइल ग्रुप्स मिथाइल ग्रुप्स हैं। और इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर, और ये जो डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया है यहाँ पर, यानी इस जगह पे। तो हमको ये इनॉल मिला है, हमें मालूम है इनॉल्स आर लेस स्टेबल दैन कीटोन्स, तो इसका टॉटोमराइजेशन हुआ और हमको ये प्रोडक्ट मिला जो कि हमने देखा था, एंड दिस वाज इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हुआ है। उसके बाद AIBN से हमको मिलेगा रेडिकल, और रेडिकल्स से एक्सक्यूज़ मी, रेडिकल्स से, और यहाँ से भी रेडिकल्स, और रेडिकल से जो है ये बॉन्ड इनिशिएट होगा इसका टूटना, और फ्री रेडिकल इस तरह से मिलेगा, और इस फ्री रेडिकल को ये जो टिन हाइड्राइड है वो हाइड्रोजन रेडिकल देकर इसको सैचुरेटेड कंपाउंड में, मतलब सैचुरेशन में कंप्लीट करेगा, H देगा। लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं साइक्लाइजेशन इस तरह से हो रही है, और ये जो H ये जो रेडिकल है ये शिफ्ट होके इस जगह पे आई है, क्योंकि ये एक रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर इस कार्बन पर कितनी दूर है, ये 5 मेंबर्ड है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से 5 सदस्यीय वलय यहाँ पर बना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर एक रेडिकल यहाँ पर गया और हाइड्रोजन यहाँ पर आया है। तो ये है CH2 के साथ H, ये सीधा H नहीं है, CH2 के साथ H है। तो ये देखिए एक छोटा सा बेंड है इस लाइन में, बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक या फिर ज़्यादा क्लियरिटी से बना नहीं है, ये यूं करके लिखा हुआ है, दैट मीन्स देयर इज़ CH2 एंड H, दैट मीन्स टोटल मिलके यहाँ पर ये CH3 डबल बॉन्ड C जो है CH3 में चेंज हो गया है। तो ये था रिएक्शंस, वो था रेडिकल रिएक्शन। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में देखिए DPPA का के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, दैट इज़ डाइफिनाइल फॉस्फोराइल एजाइड। डाइफिनाइल फॉस्फोराइल एजाइड जो है ये बनाता है एसाइल एजाइड। एसाइल एजाइड बनाता है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, और डायरेक्ट। यूँ देखिए इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले उसका क्लोरिनेशन करके और फिर उसके बाद एक और रिएक्शन करके तब जाके आप यहाँ तक पहुँचते हैं, या फिर आप यूँ हाइड्रोजीन से आप यहाँ पर HNO2 के साथ पहुँचते हैं। लेकिन ये जो है डायरेक्ट अपने को ईज़िली वन स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है एसाइल एजाइड बनाने में यहाँ से, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं DPP, दैट इज़ डाइफिनाइल फॉस्फोराइल एजाइड, जो कि जिसका स्ट्रक्चर ये है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि DPPA जो है वह कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड को एसाइल एजाइड में परिवर्तित करती है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद देखते हैं हम कर्टियस रीअरेंजमेंट या कर्टियस रिएक्शन या कर्टियस डिग्रेडेशन जिसे कहते हैं, जो
एसाइल एजाइड मिला है हमें इससे पहले वाले जो स्लाइड में हमने देखा था। तो एसाइल एजाइड का ही फर्दर अगर रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसका रीअरेंजमेंट होता है और इसमें से नाइट्रोजन निकल के चला जाता है और ये आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, ये एजाइड है, ये एसाइल एजाइड है और इसके ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं ये दोनों। और हीट होते ही आप देख सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो टूट के निकल जाता है और N2 निकल कर आ गया। और आप देख सकते हैं कि जो ये R ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O से ये नाइट्रोजन में शिफ्ट हो गया है। और ये देखिए सी एन नया सी एन बॉन्ड यहाँ पर बना है और सी डबल बॉन्ड ओ और उसके बाद सी डबल बॉन्ड एन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम एसाइल एसाइड कर्टियस रीअरेंजमेंट के द्वारा। और ये जो आइसोसाइनेट है वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इसका अलग अलग कंपाउंड्स के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं, जैसे वाटर, अल्कोहल या एमीन से, तो हमको अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे कि वाटर से रिएक्ट करवाया हमने, प्राइमरी एमीन हमको मिला है, या यूरिया डेरिवेटिव हमको मिला है, या फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करें तो कार्बामेट हमको प्राप्त हो सकता है। तो दिस इज़ कर्टियस रीअरेंजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह जो कंपाउंड हमको प्रोडक्ट देता है उससे हम दूसरे इच्छित प्रोडक्ट्स को, कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो आइसोसाइनेट बना है उसका अल्कोहल के साथ यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है एक नया बॉन्ड बना है और ओ के ऊपर आया है प्लस चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन ने जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर लिए तो वो हो गया माइनस चार्ज। तो यहाँ एक प्लस एंड देयर इज़ अ माइनस। इसका दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म जो है वो इस तरह से है कि यहाँ ये शिफ्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, तो N के ऊपर माइनस और ऑक्सीजन के ऊपर ये रहा प्लस। और उसके बाद हुआ प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन ट्रांसफ़र ये ऑक्सीजन पर एक प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ माइनस चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र प्रोटॉन का हो जाता है और इस तरह से हमें कार्बामेट मिलता है। जबकि अल्कोहल आइसोसाइनेट के साथ रिएक्शन करे और ये आइसोसाइनेट हमको एसाइल एजाइड से मिला है कर्टियस रिएक्शन के द्वारा। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ एक बार और देख लेते हैं बॉक। इससे पहले भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था बॉक ग्रुप के बारे में। इट इज़ अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। प्रोटेक्टिंग ग्रुप किसका? एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एमीन्स है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। और व्हाट इज़ बॉक? इट इज़ टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल। टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल है, ये देखिए, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल। तो बॉक इसको इन शॉर्ट में कहा जाता है और कई बार हम इसका इस्तेमाल सिंथेसिस में करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास ये रिएक्शन है, ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए और इसमें हमारे पास हमको दिया हुआ है ये एक 3 मेंबर्ड रिंग जिसमें है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप दिया हुआ है। यहाँ पर अपने को DBPA दिया हुआ है और पूछा गया है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा और उसका TBUOH टर्शरी ब्यूटेनॉल के साथ रिएक्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कि ये जो एजाइड है इसका रिएक्शन हुआ तो हमको मिलेगा। इससे पहले जो हमने देखा था कि एजाइड मिला है और उसका जो है हम फर्दर कर्टियस रीअरेंजमेंट होगा तब जाके वो आइसोसाइनेट देगा। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आइसोसाइनेट कहाँ पर है। DBPA से हमको जो पहले एजाइड मिला है और उससे हमको कर्टियस रीअरेंजमेंट के द्वारा NCO मिला है। तो लेट अस सी कि क्या क्या हमको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले ऑप्शन में इन्होंने CONN3 दिया हुआ है जो कि नहीं होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये CO ये भी नहीं होगा एंड दिस विल आल्सो नॉट हैपन। सो हमारे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है जो कि हो सकता है। जो सेकंड है उसका मतलब हम सीधे सीधे पहले उसको देखकर ही, पहले ऑप्शन को देख के ही हम कह सकते हैं तीनों नहीं होंगे, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर।
क्योंकि ये NCO जो R ग्रुप है वो कर्टियस रीअरेंजमेंट से इस तरह से ये कर्टियस रीअरेंजमेंट हुआ है जिसकी वजह से ये हमको प्रोडक्ट मिला है और ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा उसके बाद जब ये कर्टियस रीअरेंजमेंट से हमको जो आइसोसाइनेट मिलेगा उससे हम अल्कोहल से जब रिएक्शन करवाते हैं तो CO और अल्कोहल का R, और अल्कोहल का R यहाँ पर जो है COOR, तो अल्कोहल का OR यहाँ पर क्या है, टर्शियरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप है ये तो ये हो जाएगा बॉक, और हमारा आंसर होगा फर्स्ट। हमको यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, हम कर्टियस अरेंजमेंट से यहाँ तक ही पहुँच सकते हैं। सो लेट अस सी, आंसर तो हमने निकाल लिया, लेट अस सी हाउ इट हैपन्स। देखिए DPPSA सबसे पहले DPPSA कार्बोक्सिलिक एसिड हमको दिया हुआ था और DPPSA सबसे पहले एजाइड मिला है और एजाइड का कर्टियस रीअरेंजमेंट हुआ है और कर्टियस रीअरेंजमेंट से आइसोसाइनेट मिला है। इसका जो मैकेनिज्म है हमें करने की ज़रूरत नहीं, हमने पहले इससे पहले सारा देख लिया था हाउ इट हैपन्स, और उसके बाद हम इस आइसोसाइनेट का हमने टर्शियरी ब्यूटेनॉल के साथ हम लोगों ने इसका रिएक्शन करवाया और जिसकी वजह से जो C डबल बॉन्ड ये इसका प्रोसेस है कि यहाँ से इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है और O माइनस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म है वो ये है कि ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। ये चीज़ हमने इससे पहले भी देखी हुई है, फिर भी यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। तो इस तरह से ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज यहाँ पड़ा रहेगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है, और ये जो H प्लस है वो इसके नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो NH। सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग, COO टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये COO टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ ध्यान से देखिए, और ये जो पूरा हिस्सा है ये है बॉक टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि एक एमीन प्रोटेक्शन ग्रुप है। तो इस तरह से ये इंट्रोड्यूस हुआ है और आइसोसाइनेट के माध्यम से कर्टियस रीअरेंजमेंट और DPPA के द्वारा। तो दिस वाज द रिएक्शन। लेट अस सी द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि अल्कोहल अगर हमारे पास है और सोडियम हाइड्राइड है तो सोडियम हाइड्राइड डीप्रोटोनेट्स अल्कोहल टू गिव अल्कोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस, एंड दिस हाइड्रोजन गैस जो है वह इंटरफेयर नहीं करता है विद द रिएक्शन। सो हमको ये वाली बात याद रखनी है और इसके सहायता से ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास दिया हुआ है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट विच लीड्स टू द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। इसमें 1 इक्विवेलेंट NaH, बस एक ही बार NaH 1 इक्विवेलेंट है, इसके 1:1, दैट मीन्स अगर NaH है तो वो सिर्फ इस काम के लिए यूज़ होगा कि यहाँ से इसका प्रोटॉन जा सके, और प्रोडक्ट हमको यहाँ तक पहुँचना है। प्रोडक्ट हमको यहाँ तक पहुँचना है तो हमसे पूछा गया है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा और जिससे कि हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए सबसे पहली बात तो कि अभी हमने देखा था 1 इक्विवेलेंट है तो बस एक ही काम इससे हो सकता है और वो है यहाँ से हाइड्रोजन हटाना। तो ये देखिए हाइड्रोजन हटा यहाँ से, तो ये O माइनस, इसी कंपाउंड को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको कॉपी किया हुआ है, और तो आप देखो कि ये दिस बिकम्स O माइनस क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा। ओके, जैसे ये O माइनस हुआ है तो अब इसका जब साइक्लाइजेशन होगा, क्योंकि देखिए रिंग फॉर्मेशन हुआ है और साइक्लाइजेशन अगर होगा तो इसका अटैक जो है न्यूक्लियोफिलिक इस कार्बोनाइल कार्बन पे होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे ये प्रोसेस तो होनी ही है, इस वाले प्रोसेस से ये तो नहीं बनेगा, और इस तरह का जो कॉम्प्लिकेटेड रिंग सिस्टम है ये स्पाइरल, ये भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास इन दोनों में से ऑप्शन है। अब इन दोनों को अगर हम देखें, देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें NMe3 जो ग्रुप है वो नहीं है, और लेकिन ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे C डबल बॉन्ड C हो गया है। तो हमको ये देखना है कि इन दोनों में से किस में से NMe3 का एलिमिनेशन या विलोपन ईजिली हो सकता है। हमें मालूम है कि ये जो C डबल बॉन्ड O जो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ है O माइनस,
तो देयर विल बी O माइनस ओवर हियर, और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे, ये सिचुएशन जो है इन दोनों में है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो O माइनस है, अगर आप देखें तो ये, इसको मैंने यहाँ बनाया हुआ है, तो ये एलिमिनेशन के लिए फेवरेबल ज्योमेट्री है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन का जो है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन कार्बन के बीच में जाएंगे, तभी जो ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये नाइट्रोजन ले जाएगा, जिसकी वजह से देखिए यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये रहा, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो जहाँ पर ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो, और इस वाले जो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो ये रहा, ये बॉन्ड वह टूट गया है। इस से लेकर जो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो टूट गया है, और आप देख सकते हैं कि ये जो NMe3 है, ये आसानी से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकल सकता है। तो दिस ज्योमेट्री जो 180 ऑपोजिट की ज्योमेट्री है वो फेवरेबल है, जबकि यहाँ पर देखिए ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, यहाँ से निकलना इलेक्ट्रॉन्स का उतना फेवरेबल नहीं होगा जितने सीधे सीधे एंटी एलिमिनेशन का होगा। सो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ये फेवरेबल है, ये नहीं है, ये दोनों हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaH यूज़ किया हुआ है और साइक्लाइजेशन इस प्रकार से संभव ही नहीं है। सो दिस इज़ द आंसर, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे स्क्रीन पे है। सबसे बड़ी बात, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बीटा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बीटा हेलो कार्बोनाइल, दिस इज़ कार्बोनाइल, और उसके ये पहला कार्बन अल्फा, ये दूसरा कार्बन बीटा, बीटा पे लगा हुआ है Cl। सो बीटा हेलो कार्बोनाइल है, ये अनस्टेबल है, पहली बात। दूसरी बात, दे अंडरगो लैक्टोनाइजेशन इन एसिडिक मीडिया। एसिडिक मीडिया में इनका लैक्टोनाइजेशन होता है। व्हाट इज़ दैट? लैक्टोनाइजेशन आपको मालूम ही है कि जो COO, ये जो रिंग है, दिस इज़ लैक्टोन रिंग। तो एक रिंग के अंदर C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O जो है, या रिंग का एस्टर जो कह सकते हैं आप, दूसरे शब्दों में, वो लैक्टोनाइजेशन होगा, और साथ ही साथ उनमें E1CB एलिमिनेशन होता है, ताकि जो दे विल लूज हैलोजन, जो हैलोजन है वो इसमें से निकल जाएगा। सो ये चीज़, ये स्टेटमेंट अपने को दिमाग में रखनी है, अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो E1CB एलिमिनेशन टू लूज हाइड्रोजन, तो ऐसा है, सॉरी लूज हैलोजन। तो इन सभी में जो हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हैलोजन नहीं है उसको पहले क्रॉस कर देते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन 4th में, क्योंकि हैलोजन है इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया, पहली बात। अब हम देखते हैं कि इन सभी में व्हाट इज़ द डिफरेंस। हम देख रहे हैं कि इनमें डिफरेंस ये है कि बेसिकली कि इसमें हाइड्रोजन ऊपर है, इसमें हाइड्रोजन नीचे है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। तो इसके लिए जो हमारा जो E1CB एलिमिनेशन और इसका मैकेनिज्म हमको ध्यान में रहना चाहिए। आइए देख लेते हैं उस मैकेनिज्म को। बहरहाल जो ऑप्शन 2 है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है, एलिमिनेशन होगा, और किस प्रकार से होगा उसको देखकर फिर 2 तक दोबारा पहुंचते हैं। देखिए ये बीटा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड है जो कि अनस्टेबल है, और एसिडिक मीडियम में इसका साइक्लाइजेशन होगा, लैक्टोनाइजेशन होगा, तो OH+ इसके ऊपर आ गया है। और यहाँ जो ये भी बात है कि लैक्टोनाइजेशन जो होगा एसिडिक मीडियम में, OH का अटैक कार्बोनाइल कार्बन पर होगा। तो देखिए OH का अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसके पास होते हैं, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके पास प्लस चार्ज है जो कि स्टेबल नहीं है। तो ऑक्सीजन ने जो लोन पेयर, सॉरी, ऑक्सीजन ने जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर लिए तो वो OH में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा इसी कार्बन पे एक और OH भी है, वो भी ये रहा। और साथ ही आप देख सकते हैं बैक साइड से जो अटैक हो रहा है, और वो अटैक हो रहा है इस कार्बोनाइल कार्बन पर। तो कार्बोनाइल कार्बन पर इस ऑक्सीजन के द्वारा अटैक हुआ, ये रहा कार्बोनाइल कार्बन, अल्कोहल का OH ने यहाँ पर अटैक किया, और इसके साथ ही इसका जो हाइड्रोजन है वो भी लूज़ हुआ। तो ये साइक्लाइजेशन, ये लैक्टोन रिंग बना है। अब क्योंकि
आप देख सकते हैं कि ये OH जो ऑक्सीजन ऊपर था वो यहाँ पर उसने रिंग बनाया, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो कहाँ था? अगर ऑक्सीजन OH ग्रुप ऊपर की तरफ है तो हाइड्रोजन जाहिर है नीचे की तरफ था, तो उस हाइड्रोजन को यहाँ डाउन दिखाया हुआ है। ये बात आपने अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर एक ग्रुप ऊपर है तो दूसरा हाइड्रोजन इज नीचे। तो ये इधर हो गया। अब इसमें आप देखिए कि एसिडिक मीडिया है तो दोबारा प्रोटोनेशन होना है। प्रोटोनेशन हुआ एक OH का, और फिर इस लोन पेयर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया और इस OH2 प्लस जो कि अब गुड लीविंग ग्रुप है, पहले गुड लीविंग ग्रुप नहीं था, अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं था, प्रोटोनेशन के बाद ये अच्छा निष्कासित होने वाला समूह बन गया है। कार्बन ऑक्सीजन बंद जो है वो टूट जाता है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपने साथ लेकर H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने दिए इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ से लॉस हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए, तो OH डबल बॉन्ड OH H के ऊपर प्लस आ गया। अब फिर दोबारा जो है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में आप देख सकते हैं कि ये जो ये जो प्रोटॉन है वाटर अपने साथ इस प्रोटॉन को ले जाता है और -H3O प्लस के रूप में यहाँ से इसका प्रोटॉन का निष्कासन या एलिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O अब हमारे पास दिया हुआ था एक बेस। हम जानते हैं जो कार्बोनाइल कंपाउंड है कार्बोनाइल ग्रुप है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच में जो मिथिलीन कार्बन होते हैं उसके हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है ये, और जिसकी वजह से यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन बंद होते हैं वो वीक हो जाते हैं। बेस ने उस जो हाइड्रोजन को यहाँ से ले लिया, और हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ से ले लेता है तो यहाँ पर C माइनस बच जाता है, और जो ये इसमें रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर O माइनस क्रिएट हुआ। अब आप देख सकते हैं कि इसने ये इलेक्ट्रॉन एलिमिनेशन इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, नॉट एलिमिनेशन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट होते ही Cl अपना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये सिंगल बॉन्ड की जगह आ गया डबल बॉन्ड, और ये जो नया बॉन्ड क्रिएट हुआ था वो यहाँ इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गया, और ये Cl माइनस इस तरह से निकल गया। ओवरऑल अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये वाला H और ये वाला Cl एक बेस के रूप के प्रेजेंस में ये निकल जाते हैं और एक डबल बॉन्ड बन जाता है। ये ओवरऑल रिएक्शन है। अगर आप मैकेनिज्म याद भी ना रख सकें तो भी आपको मालूम है कि ये बेस है, इसने इस एसिडिक प्रोटॉन को लिया और यहाँ से ये Cl भी एलिमिनेट हुआ तो डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। अब हम देख रहे हैं कि जो H था वो नीचे था, और वो बहुत लॉजिकल था क्योंकि इसका जो अटैक है ऊपर की तरफ से ही इस कार्बोनाइल कार्बन पे होगा, और इसीलिए हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा। तो आइए देख लेते हैं अपना ये आंसर। ये हमको दिया हुआ था HCl और H2O, जिससे साइक्लाइजेशन होगा। साइक्लाइजेशन क्योंकि ऊपर से अटैक होकर होगा तो इसी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया है, तो ऊपर का हाइड्रोजन तो संभव ही नहीं है, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ भी ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है वह नहीं होगा। और उसके बाद जो है हमें मालूम है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि हाइड्रोजन लूज नहीं होने से ये अनस्टेबल रहते हैं, तो ये Cl भी नहीं होगा। हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो डबल बॉन्ड जो है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम जो है कार्बोनाइल कंपाउंड का, वो ज़्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। हम अगर तुक्का भी लगाते तो भी अनसैचुरेटेड सिस्टम जो अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसकी तरफ भी हम सोच सकते थे। और दूसरी बात ये है, अगर हमें हैलोजन का निकलने का हमें पता, ये तो हमें मालूम कर लिया, हमें इनमें से अगर वैसे भी ढूंढना होता तो रिएक्शन अगर मालूम भी नहीं है या मैकेनिज्म का अंदाज़ा भी नहीं है तो सीधी सी बात है OH अगर ऊपर से अटैक किया तो जो हाइड्रोजन बचेगा वो नीचे वाला हाइड्रोजन ही बचेगा। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे स्क्रीन पे है। वुडवर्ड हॉफमैन रूल के हिसाब से देखिए कई क्वेश्चंस आते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के, और कॉन रोटेशन डिसरोटेशन के बारे में आप तरह तरह के
लगाते हैं आइडियाज़ वगैरह, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो वाइडली एप्लीकेबल, जो लगभग हर जगह ही एप्लीकेबल है और जिसका फेलियर कहीं नहीं, एक्सेप्शन नहीं मिला है, वो है वुडवर्ड हॉफमैन रूल। वुडवर्ड हॉफमैन रूल जो है वो ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसे एडिशन रिएक्शंस हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हैं, तो एक कंपोनेंट होता है जो ओपन चेन होता है और दूसरा होता है क्लोज चेन। तो ओपन चेन कंपोनेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस हिसाब से हम ये तय करते हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको वुडवर्ड हॉफमैन रूल के बारे में पूरा जानकारी दी थी, वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में। लेकिन यहाँ इन शॉर्ट हम देख लेते हैं कि जब वुडवर्ड हॉफमैन रूल के हिसाब से ओपन चेन में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थर्मल कंडीशन है, लाइट नहीं है, तो वो कॉन रोटेशन होगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में। उसी तरह से अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है किसमें, साइक्लो एडिशन में, यानी साइक्लो एडिशन P और Q दो तरह के अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपस में मिले और दोनों का इलेक्ट्रॉन मिलाकर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, तो फिर वो सुप्रा सुप्रा या एंटर एंटरा ज्योमेट्री उसकी होगी। तो इस बात को हमने ध्यान में रखना है और इस नॉलेज के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमको दिया हुआ है कि मेजर प्रोडक्ट्स A एंड B कौन से होंगे। तो ये देखिए डाइथाइल मैलिएट दिया हुआ है और यहाँ पर ये हमको कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमको ये दिया हुआ है पहला जो कंपाउंड है इनमें से कोई हो सकता है। आंसर को देखते ही, पहले ऑप्शंस को देखते ही हमें पता पड़ गया कि इसमें सीधे एडिशन रिएक्शन हुआ है और जो है सीधे एडिशन हुआ है। तो डाइथाइल मैलिएट उसका मतलब डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में दोनों डाइथाइल ये इस तरह से एस्टर ग्रुपिंग्स हैं। तो हाँ, ये जो एडिशन होती है हमको मालूम है कि सिन एडिशन होती है और सिन एडिशन में ये दोनों के दोनों एक ही साइड में जो कार्बोइथॉक्सी ग्रुप हैं एक ही साइड में होने चाहिए। इनको हम देखते हैं, एक ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है। तो इस तरह से जब एडिशन होता है एक ही टाइम एक ही साथ में साइमल्टेनियस पेरिसाइक्लिक, तो एक ऊपर एक नीचे तो हो ही नहीं सकता, सिन एडिशन होगा, तो इसलिए इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। नीचे के दोनों ऑप्शन हमने नेगेट कर दिए। उसके बाद हम क्रॉस कर दिए। उसके बाद हमारे पास है डाई इथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन यानी C ट्रिपल बॉन्ड C। तो डाई कार्बोक्सिलेट है, C ट्रिपल बॉन्ड C है। तो यहाँ पर देखिए आप ट्रिपल बॉन्ड था जो कि इसके साथ एडिशन हुआ और तब जाके ये 5 मेंबर रिंग बना। उसका मतलब ये है कि ये जो तीन कार्बन का जो रिंग था वह ट्रिपल बॉन्ड के साथ ऐड होकर तभी ये दे सकता है जब ये इसमें रिंग ओपनिंग हो। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। जब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला जो सिस्टम है इसमें रिंग ओपनिंग होगी, तो रिंग ओपनिंग होते ही एक और पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर शुरू हो जाता है। तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 2p इलेक्ट्रॉन से रिंग खुलेगी, तो 2+2p प्लस और 2 पाई, एक पाई बॉन्ड भी बनेगा, तो 2 टोटल मिला के हो जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ओपन चेन जब इसकी रिंग खुल जाएगी तो उसमें होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और उस ओपन चेन इलेक्ट्रॉन में जब, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग रिएक्शन से ही चेन खुल रही है, क्लोज्ड रिंग खुल रही है, तो जो रिंग ओपनिंग होगी वह कॉन रोटेशन से होगी। हमने ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि ओपन चेन में है उनकी संख्या को कैलकुलेट करके किया। तो पहले होगा कॉन रोटेशन। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम बन गया, फिर हमारे पास जो ओपन चेन है अब उसका रिएक्शन हुआ यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं, दूसरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो एज सच पड़े हुए हैं। तो उसका मतलब एक कंपोनेंट हमारे पास है 4 पाई इलेक्ट्रॉन का जो कि इससे जनरेट हुआ इसके रिंग खुलने से, और एक हमको इन्होंने दे रखा है ट्रिपल बॉन्ड का। उस ट्रिपल बॉन्ड में दो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड तो काम नहीं करेंगे, एक पाई बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व होगा साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। यहाँ पर एक डी और लगना था साइक्लो एडिशन में, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में।
तो इसके 2 पाई टोटल कितने हुए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ओपन चेन से, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मिला के हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम बात कर रहे हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन के, देयर शुड बी 1d ओवर हियर एडिशन में। और आप देख सकते हैं दोनों को मिला के हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और थर्मल रिएक्शन है क्योंकि इन्होंने लाइट नहीं दी हुई है, इसलिए थर्मल होगी। और ऐसे में हो जाएगा ये सुप्रा सुप्रा या एंटरा एंटरा साइक्लो एडिशन। ये अपने को ध्यान में रखना है। इतनी डिस्कशन अपने को फट से समझ में आ जानी चाहिए जब हम इस तरह से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और रिएक्शंस को करते हैं। तो जैसे ही साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी सुप्रा सुप्रा और एंटरा एंटरा, तो आप देख सकते हैं कि उसका जो डबल बॉन्ड होगा वह जाके जब वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, जब वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, तो एक चला जाएगा प्लेन से नीचे और एक चला आएगा प्लेन से ऊपर। अगर आपको ये चीज़ मुंह ज़बानी समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ कागज़ पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ था, और इसमें से इसके प्रेजेंस में जो है वो नाइट्रीन बना। नाइट्रीन से जो है सीधे एडिशन हो रही है यहाँ पर डाइथाइल मेलिएट के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि साइक्लो एडिशन चिलियोट्रॉपिक रिएक्शन हो रहा है। इसको 1+n कहते हैं, यानी 1 यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर n एटम्स हैं, आपस में इसमें एडिशन हो रही है। तो ये रिंग बना क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स हैं और एक ही टाइम पे बॉन्ड मेकिंग हो रही है और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही टाइम पे हो रही है, तो एक ही साइड से होगी, तो दोनों के दोनों ग्रुप्स जो हैं रिंग के प्लेन के ऊपर आ गए हैं। अब आप इसमें इसको किस तरह से करते हैं वो देखिए अगर ये ग्रुप ऊपर आ गए हैं तो हाइड्रोजन नीचे होगा, ये ग्रुप ऊपर आ गया तो हाइड्रोजन नीचे होगा, जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। अगर ये रहा लाइन, ये है एक्सिस, जो काल्पनिक एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस है। ये ओपन चेन, ये क्लोज चेन है, और इस क्लोज चेन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो करता है, इसकी यहाँ खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका अब रिंग ओपनिंग होगा तभी जाके ये ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा और 5 मेंबर्ड बनेगा। अब रिंग ओपनिंग किस तरह से होगा, रिंग ओपनिंग किस तरह से होगा ये जानने के लिए पहले तो हम ये रिंग को ओपन करके इस तरह से लिख सकते हैं। ये रहा एक कार्बन, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, ये कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन, इन तीनों को हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। अब हमें ये नहीं मालूम कि ये जो ग्रुप है वो किधर जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने इसको खोला तो हमने देखा कि एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे इसके ऊपर, और उसके बाद ये रिंग खुलती है, एक पाई बॉन्ड और आ जाता है, और टोटल जो इसके ऊपर माना जाएगा वो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ खुलने के बाद 2 और टोटल माना जाएगा यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ओपन चेन कंपोनेंट में अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सिस्टम होगी कॉन्रोटेटरी, क्योंकि ये थर्मल है। वुडवर्ड हॉफमैन रूल ये कहता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रूल के हिसाब से। हम इनकी पोजीशन यहाँ पर कैसे लिखें, कॉन्रोटेशन के लिए यहाँ पर हमने ये इमेजिनरी काल्पनिक एक्सिस डाली, और ये तल से ऊपर है, ये भी तल से ऊपर है। आप इस जो ग्रुप है इस पर अपना अंगूठा और इस पर हाइड्रोजन पर अपनी उंगली रखकर इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं, तो आप पाएंगे जो तल से उठा हुआ है वो तल पर चिपक जाता है, प्लेन पर आ जाता है और ये पोजीशन आती है। ठीक उसी तरह से इसको अंगूठे से, इसको उंगली से पकड़ें और इस एक्सिस की ओर क्लॉकवाइज इसको भी घुमाएं तब तक जब तक कि ये जो ऊपर उभरा हुआ ग्रुप है वो तल पे ना आ जाए। तो देखेंगे आप इस तल पे वो आ गया है। मैं दोबारा बोलती हूँ कि इस एक्सिस के चारों ओर, काल्पनिक एक्सिस के चारों ओर इस पर अंगूठा रखें, इस पे अपनी उंगली रखें और उसको क्लॉकवाइज पकड़ के घुमाएं। अगर इस ऐसी कल्पना करते हैं तो ये उभरा हुआ जो है ये तल पर आ जाएगा। इसी तरह से ये भी उभरा हुआ जो है क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो ये इस तरह से तल पे आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये बॉन्ड, ये COOT और COAT ये 2 हैं। अब ये
यहाँ पर आप देखें कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्ड का टूटना हुआ, और यहाँ पर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये p इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, ये देखिए, और ये यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इसलिए यहाँ देखिए ये माइनस चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से यहाँ पर पाई बॉन्ड एक क्रिएट हुआ है। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये माना जाएगा। और ये प्रोसेस कॉन्ड्रोटेटरी क्यों हुआ? क्योंकि ओपन चेन जो है वह 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉन्ड्रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए ये रूल है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये हमें मालूम है। हमें अब जो एडिशन दिया है वो है ट्रिपल बॉन्ड का एडिशन इसके साथ दिया हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड में जो 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 पाई बॉन्ड इज पार्टिसिपेटिंग इन साइक्लो एडिशन रिएक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दूसरा जो पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 पाई। इसके कितने ले रहे हैं? इसके कितने ले रहे हैं? इसके 2 पाई, और एक माइनस चार्ज के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, तो ये 2 पाई और ये 2 पाई 4, और ये 2 मिलाकर 4 प्लस 2, तो ये हुआ 6। तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को p और ये q मानते हुए हम इस सिस्टम के अनुसार चलेंगे। अगर p प्लस क्यू साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है हीट के प्रेजेंस में, क्योंकि लाइट नहीं दिया हुआ है इसीलिए हीट माना जाएगा। थर्मल में कंडीशन में या तो सुप्रा सुप्रा होगा या तो एंटेरा एंटेरा होगा। अब सुप्रा सुप्रा होगा या एंटेरा एंटेरा होगा, ये दोनों ग्रुप्स तो जो sp2 कार्बन से अपने तल पे ऑन दिस प्लेन, जिस प्लेन पे हम ये वीडियो देख रहे हैं, उस प्लेन पे ये दोनों हो गए, इसकी चिंता नहीं है। अब इसमें है कि ये देखिए जो अनसैचुरेटेड कार्बन यहाँ और यहाँ तैयार हुआ था, जो ये और ये वाले कार्बन थे, ये अब sp2 होने की वजह से इनके p ऑर्बिटल्स हैं। ये जो भरा हुआ हरा लोब है वो तल से ऊपर, ये तल से ऊपर, और जो हल्का खाली लोब है हरा नीचे, पी जो है वो इस जो तल के नीचे, मतलब जहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसको पार करते हुए नीचे चला गया है, और ये इसको पार करके हमारी ओर, आप जहाँ देख रहे हैं आपकी ओर आ गया है। अब क्योंकि ये p जो ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, देखिए ये सिग्मा नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो ये तल के ऊपर खड़े खड़े तो नहीं बनाएंगे, इनको तल पर यानी इसी प्लेन पर वापस आना है, ताकि इसके p ऑर्बिटल और इसके p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकें, इसके लोब और इसके लोब आपस में ऊपर ओवरलैप कर सकें, और सिग्मा बॉन्ड बना सकें। तो इस लोब को फिर इस तल पे वापस कैसे लाया जाएगा, इसके लिए फिर आप देखिए, क्योंकि सुप्रा सुप्रा बोला गया है, सुप्रा मतलब एक ही साइड के दोनों ऑर्बिटल्स, तो ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, दोनों के दोनों जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स हैं वो इस तल पर वापस आएँ। कैसे आएंगे? आप दोबारा अपने अंगूठे से, अंगूठा जो है यहाँ रखिए, और जो उंगली है यहाँ रखिए, और इस तरह से घुमाइए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कि इधर इस तल के ऊपर इस जगह पे ये वाला लोब आ जाए, क्योंकि ये ऊपर निकला हुआ है, ये नीचे है, ऊपर वाले लोब को अपने को इधर लाना है, तल पर लाना है। तो अगर आप अंगूठे से इसको पकड़ते हैं, उंगली से इसको पकड़ते हैं, तो इसको जब घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जैसे ही आप इसको घुमाएंगे ये तल पर आएगा। ये जो है, जो तल पर था, ये तल से ऊपर उठ जाएगा। ये तल से उठा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज आपने अंगूठे से इसको पकड़ा, उंगली से सफ़ेद लोब को पकड़ा, और जैसे ही घुमा के आप एंटी क्लॉकवाइज इसको इस वीडियो के तल पर यहाँ पर लेकर आएंगे,
तो ये जो तल पर था, ऑन द प्लेन था, ये अबव द प्लेन तल से ऊपर उठ जाएगा क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होगा। उसी तरह से ये जो तल से उभरा हुआ है, इसको अंगूठे से पकड़िए, इसको उंगली से पकड़िए और इसको ऐसे घुमाइए कि यह जो तल से उभर कर प्लेन से उठकर आपकी ओर आया हुआ है, अबव द प्लेन है, ये इसको थंब, इसको इंडेक्स फिंगर से पकड़िए, रोटेट कीजिए। आप इसको करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तब जाके ये इस तल पर सरफेस पे आएगा और यहाँ ऐसे बॉन्ड बनाने की स्थिति में होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको टर्न करेंगे तो ये जो ग्रुप है वह बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी उंगलियों की सहायता से इस चीज़ को समझ सकते हैं। सिर्फ ये देखना है, सुप्रा सुप्रा है, लोब्स ऑन द सेम साइड, ये इस तल पर आएंगे तब जाके ये बॉन्ड बनाएंगे और इससे जो टर्न करेंगे आप, ये जो ग्रुप है एक तल से ऊपर और दूसरा तल से नीचे चला जाएगा। ये जब मैंने इतना सारा बोला आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 सेकंड की बात होती है, वो आप जैसे ही टर्न करेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जस्ट टर्निंग की प्रैक्टिस आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से ये ग्रुप्स आ जाते हैं। सो एक बार को हम देख लेते हैं अपना आंसर। और यहाँ देखिए कि यहाँ तक तो इन दोनों में सेम था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक तल से ऊपर है, एक तल से नीचे है, एक तल से ऊपर है, और यहाँ देखिए आप दोनों तल से ऊपर हैं। तो दोनों ही अगर अबव द प्लेन है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। ये आंसर है क्योंकि इसमें से एक जो इथॉक्सी ग्रुप है वो ऊपर है, एसिड, हाँ, कार्बोइथॉक्सी ग्रुप है जो एक ग्रुप से एक प्लेन से ऊपर है, और जो दूसरा है वो प्लेन से ऊपर और ये दूसरा प्लेन से नीचे है। सो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत शॉर्ट है ये तरीका, इतना सारा जो मैंने बोल दिया सिर्फ समझाने के लिए, आप इससे घबराइएगा नहीं। एक बार हाथ से आप प्रैक्टिस कीजिए, करते ही आपको ये समझ में आ जाएगा और काफ़ी इजी लगेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे स्क्रीन पे है सिमन स्मिथ रिएक्शन, और ये है साइक्लोप्रोपेनेशन ऑफ ओलेफिन्स। सिमन स्मिथ रिएक्शन के ऊपर पहले भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, एक बार फिर करते हैं। ये रहा एल्कीन, और सिमन स्मिथ रिएक्शन से सिन एडिशन, एक ही साइड से डबल बॉन्ड पर एडिशन होता है, और आप देख लीजिए साइक्लोप्रोपिनेशन प्रोपेनेशन हो गया, साइक्लोप्रोपेन रिंग बना है कहाँ से, एल्कीन से या ओलेफिन से। और एक और बात अपने को ध्यान में रखनी है कि अगर सोडियम पर आयोडेट के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, उसमें RuCl3 या रुथेनियम के जो रिएजेंट्स होते हैं वो सिर्फ उसके लिए कैटलिस्ट का, सोडियम पर आयोडेट के ऑक्सीडेशन में कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये दो इन्फॉर्मेशंस हम अपने ध्यान में रखें और नेक्स्ट रिएक्शन को हम करें, जो अपने स्क्रीन पे है। 4 मार्क्स का रिएक्शन है। ये देखिए अपने को ये ओलेफिन दिया हुआ है, ये देखते हमें पता पड़ जाना चाहिए कि सिमन स्मिथ रिएजेंट है, और इसके अंदर जो है साइक्लोप्रोपेन का रिंग बनेगा और सिन एडिशन होगा इसके अंदर। पहली बात तो ये, और उसके बाद जो नेक्स्ट है ये पैरायोडेट ऑक्सीडेशन है, और पैरायोडेट ऑक्सीडेशन से मतलब जो OH है वो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फिर जाके कीटोन में, सॉरी, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। तो एल्डिहाइड या अल्कोहल जो होता है वो पहले एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज होगा, और फिर उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। तो दो सिंपल सी बातें अपने को ध्यान में रखनी थी। फिर क्या, ये जो अपने को 4 ऑप्शन है उनको देखने हैं, तो हम देख लेते हैं 4 ऑप्शंस में से एक जो ओपन चेन है, ये तो हमने सीधे सीधे कैंसिल कर दिया क्योंकि इससे हमें मालूम है कि 3 मेंबर्ड रिंग्स इस तरह से बनेंगे। अब देखते हैं इनमें से कौन सा सही रहेगा। हमें मालूम है कि जो सिमन स्मिथ जो रिएक्शन है रिएजेंट से सिन एडिशन होता है, एक ही दिशा से दोनों ग्रुप्स जुड़ते हैं एक साथ में एक ही टाइम पे। तो ये देखिए H दोनों डाउन द प्लेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं H डाउन द प्लेन, यहाँ आप देख सकते हैं H नीचे और ये H अबव।
तो एक ही दिशा में एक ही टाइम पे जब जोड़ते हैं, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में ध्यान रखने वाली बात है। ये देखिए सिमन स्मिथ में वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ दोनों के दोनों होंगे, कुल मिला के एक ही प्लेन पर होंगे। तो ये ऑपोजिट प्लेन्स में है, तो ये आंसर गलत। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इन दोनों में से हम देख सकते हैं कि पैरायोडेट ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्योंकि रुथेनियम कैटलिस्ट के माध्यम से हुआ है, तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन की ये कंप्लीट होगी। एल्डिहाइड या कीटोन में आके रुकेगी नहीं, ये कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप में इस कैटलिस्ट की वजह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसका होगा। तो इसका आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर 4 है। और किस तरह से हुआ है ये है, और इसका मैकेनिज्म हमने पहले देखा था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो हाइड्रोजन दोनों होंगे, या फिर आप कह सकते हैं जो CH2 का एडिशन होगा, वो एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में सिन एडिशन इसका होगा, जो कि हमें अच्छी तरह से मालूम है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो उसमें अपने को याद रखना है रूल कि इफ़ इलाइड इज स्टेबलाइज्ड तो ई एल्केन मिलेगा। एकदम एक ही चीज़ याद रखिएगा, दोनों चीज़ें मत याद रखिएगा। दूसरा है इफ़ इलाइड इज़ नॉट स्टेबल तो जेड एल्केन। तो इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे उसको याद कर लीजिएगा। तो इलाइड इज स्टेबलाइज, स्टेबल है तो स्टेबलाइज्ड है तो ई एल्केन। चलो इस बार के लिए हमने ये याद रख लिया। और फिर हमें को एक चीज़ और अच्छी तरह से मालूम है कि इपॉक्साइड रिंग का जब ओपनिंग होता है तो ऑपोजिट प्लेन से होता है, एक ही दिशा से ओपन नहीं होता है। तो हमें ये पूछा है द इंटरमीडिएट ए एंड द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस आर। तो इस रिएक्शन के द्वारा जो है ये ए बनेगा कोई मध्यवर्ती यौगिक जो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन हुआ है, और फिर बी अपने को क्या मिलेगा। तो ये पूछा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ट्राइफिनाइल फॉस्फेन का ये कंपाउंड है, और इसमें ये देखिए लिथियम है और CH है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। फास्फोरस के साथ लिथियम के ऊपर होगा प्लस, और इसके ऊपर होगा C के ऊपर, CH के ऊपर होगा माइनस। ये अपने को अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो C माइनस है, ये इसके ऊपर पहला अटैक करेगा, जो कि साफ साफ दिख रहा है। साफ साफ अगर ना भी दिखे, आपको याद ना भी आए, तो एक बार तो आप इस ऑप्शन को देख के समझ ही सकते हैं कि रिंग ओपनिंग हुई है। और इस रिंग ओपनिंग में इन्होंने आंसर भी पूरा क्लियर दे रखा है। ये देखिए OLI इन्होंने हर एक में दे रखा है, तो आपको पहले तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं कि अपने को देखना है कि जहाँ से ये इसने अटैक किया है और जहाँ से ये CO बॉन्ड है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगे। तो अगर ये OLI ऊपर है तो ये CH2 जो बॉन्ड है वो नीचे से बनेगा, या ये अगर नीचे है तो ये बॉन्ड ऊपर से बनेगा। बस अपने को ये ध्यान रखना है। लेटर C देखिए, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर क्रॉस, ये ऊपर ये नीचे हो सकता है, और ये ऊपर क्रॉस। तो अगर ये हम देख रहे हैं तो 2 को और 4 को हमने पहले नज़र में ही क्रॉस कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो 4 इज़ क्रॉस एंड 2 इज़ क्रॉस, ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास हैं। अब हमको देखना है कि हमारे पास रूल है कि इलाइड इज स्टेबलाइज्ड तो ई एल्केन, और तो हम देख लेते हैं इलाइड कहाँ है। देखिए इलाइड का जो यहाँ पर है, ये C डबल बॉन्ड P, C डबल बॉन्ड P, तो इसमें इलाइड फॉर्मेशन है। यहाँ C माइनस और P के ऊपर प्लस, तो C माइनस P के ऊपर प्लस। अब C माइनस जो है उसके साथ यहाँ पर कोई डबल सिंगल बॉन्ड का, या फिर कोई ऐसा ग्रुप जो इस माइनस कार्बन के ऊपर जो माइनस चार्ज है उसको स्टेबल कर सके किसी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म, रेजोनेंस, मेसोमेरिज्म, इंडक्टिव, या किसी भी तरह से जो इसको स्टेबल कर सके, ऐसा कोई मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं है। अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है तो ये नॉट स्टेबलाइज्ड है, तो फिर उसका मतलब जेड एल्कीन प्रोडक्ट में बनेगा। ये हमको बिना इसके साथ एडिशन किए इसका तो ही हमको मिल जाएगा। तो ये हम अब देखते हैं जो बी के लिए हमारे पास क्या है। सो दिस वाज रॉन्ग एंड दिस वाज रॉन्ग। हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। इसको अगर हम देखें, ये देखिए ये डबल बॉन्ड है,
ये एक ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। तो ये कौन सा एल्कीन है? ये ई एल्कीन है, क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप्स हैं वो एंटी है। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ये तो स्टेबिलाइज्ड इलाइड नहीं है, तो होना क्या चाहिए? जेड एल्कीन। ये देखिए, ये जेड एल्कीन है, ये रहा डबल बॉन्ड, और इसके यहाँ पे छोटा ग्रुप H, यहाँ पे भी छोटा ग्रुप H। सो दिस इज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। तो हम देख सकते हैं कि बिना रिएक्शन मैकेनिज्म को किए हुए हम इस रूल, और ये जो हम शायद इसको तो छोटी क्लासेस से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, मतलब 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, इपॉक्साइड जो है ऑपोजिट प्लेन से टूटेगा। और जो इलाइट के बारे में हमने अभी हमको मालूम पढ़ ही गया है, क्योंकि हम जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं इलाइट के बारे में जान लेते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू रूल्स यू कैन ईजिली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमारा आंसर है 3। दिस इज द not stabilized, so this is the Z alkene, Jusamin, on the same side, same group on the same side, Jusamin. So ये इसका आंसर था। ये देखिए, यहाँ पर इसको किया हुआ है, वर्कआउट किया हुआ है। रिंग खुला है, इपॉक्साइड रिंग का ऑपोजिट डायरेक्शन में खुला है, एक ऊपर और एक नीचे। उसके बाद एल्डिहाइड के साथ इलाइड का रिएक्शन हुआ, एडिशन हुआ, ये 4 मेंबर रिंग बना। क्योंकि ये अनस्टेबलाइज्ड है, ये इसके ऊपर कोई स्टेबलाइजिंग ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ नहीं है रेजोनेंस वगैरह से। तो जब इसका बॉन्ड फिर दोबारा देख सकते हैं कि आप इस तरह से बॉन्ड शिफ्टिंग से ये वाला बॉन्ड और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है टूट जाएगा यहाँ पर। तो उस जो आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा जब निकल के चला आएगा, तो जो ये एल्कीन मिलेगा वो जेड एल्कीन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ऐसी कोई खास बड़े इसके अंदर इंफॉर्मेशन और की ज़रूरत नहीं थी। सो आई थिंक यू हैव गेन सम कॉन्फिडेंस विद दिस, और आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंकफुल, thank you, and thanking you for being with me.